अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन। इस वक्त मेरे सामने बुनियादी सवाल ये है कि अब से कोई 24-26 घंटे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और जो अमेरिका के मुमकिन सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर जो एक नाकाम कातलाना हमला हुआ, उसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं, यानी उसके क्या असरात होंगे अमेरिका की सियासत पे, दुनिया के हालात के ऊपर और पाकिस्तान की सियासत पे। और पाकिस्तान की सियासत से मेरा मतलब ये है कि इमरान खान के मुस्तकबिल पे और पाकिस्तान के जो जनरल साहिबान और शरीफ ख़ानदान है, इनकी मुस्तकबिल पे अब इसके क्या असरात जो है वो मुमकिन तौर पे मुरतब होंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब 26 घंटे पहले इस कातलाना हमले का फ्लैश या नोटिफिकेशन आने लगा फ़ोन के ऊपर, उस वक़्त मैंने अपना पिछला वीलॉग जो है अभी मुकम्मल किया था। और पहले मुझे लगा कि मुझे शायद इस पे करना चाहिए फ़ौरी तौर पे, लेकिन मैंने फ़ैसला ये किया कि मुझे इस वक़्त इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। मैंने चंद ट्वीट किए, बिकॉज़ मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई खबरनामा प्रेज़ेंट नहीं करता कि ये भी हो गया, ये भी हो गया। मैं चाहता था कि मैं अच्छी तरह से समझ लूँ कि जो चीज़ हुई है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और अब जब मैं ये बोल रहा हूँ, तो मैं जो कुछ इसके हवाले से डिटेल्स हैं, वो हमारे सामने आ चुकी हैं। इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल किया है, एफबीआई की तरफ से, पुलिसिंग ऑर्गेनाइज़ेशंस की तरफ से, सीक्रेट सर्विस जिसकी ज़िम्मेदारी थी प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हिफ़ाज़त करना, रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिएक्शन है, प्रेज़िडेंट बाइडेन का क्या रिएक्शन आया है, अमेरिका के अखबारात में इसके हवाले से क्या लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या एनालिसिस छपा, वॉल स्ट्रीट जर्नल में क्या एनालिसिस छपा, रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग और तमाम ऑर्गेनाइज़ेशन जो हैं, वो तमाम चीज़ें मैं देख चुका हूँ। इसी तरह जो उसके पिक्चर्स आई हैं, जो इमेजेस आए हैं, जो मैप्स हमारे सामने आए हैं, जो डिस्टेंस आए हैं, जो कातिल, जो पोटेंशियल वुड बी असैसिन है, उसकी जो प्रोफाइल हमारे सामने आई, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम इस वक्त देख चुके हैं, और आप में से भी बहुत से लोग ये तमाम चीज़ों को देख चुके हैं। अब हम इसका एक एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत से सवालात जो हैं वो हमारे सामने आ खड़े हुए हैं। एक सवाल ये है कि ट्रंप के ऊपर जो हमला किया, ये क्या महज एक 20 साल के नाराज़ आइडियोलॉजिकल एक पागल किस्म के नौजवान ने ये हमला किया? वो अकेला था इस हमले में, या इसके पीछे कोई ताकतवर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं? और अगर वो इन्फ्लुएंसेस हैं, तो वो कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं और उनका मकसद क्या है, वो क्या करना चाहते हैं? इसकी इम्प्लीकेशंस अमेरिकन पॉलिटिक्स पे क्या है, पाकिस्तान पे क्या है, इमरान खान के लिए क्या है, पाकिस्तान के जो ढाई जनरल हैं, 2 ढाई जनरल साहिबान हैं, उनके लिए क्या है? मोटे-मोटे फैक्ट्स हम इसके देख लेते हैं, जिनसे आप पहले ही वाकिफ़ हैं। थॉमस मैथ्यू क्रुक्स जो है, वो 20 साल का एक नौजवान है, बेथल पार्क, पेंसिल्वेनिया में, जो वहाँ रहता था। और ये रहता था एक अपर मिडल क्लास एफ्लुएंट इलाके में, नेबरहुड में। ये कोई गरीब किस्म का नेबरहुड नहीं है, डिस्टर्ब नेबरहुड नहीं है। इसने किसी ज़माने में रजिस्टर किया अपने आप को एक रिपब्लिकन की हैसियत से, ये प्रो रिपब्लिकन था। इसकी माँ जो है वो आइडेंटिफ़ाई करती है अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, और इसका बाप अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करता है एक लिबर्टेरियन की हैसियत से, यानी वो ना तो रिपब्लिकन है, ना डेमोक्रेटिक है। अब तक एफबीआई, पुलिस और अल्कोहल, टोबैको, फायर आर्म जो एजेंसी है अमेरिका की बड़ी इंपॉर्टेंट, एटीएफ, उसके इनिशियल कहने यही है कि इसमें कोई प्लॉट लंबा चौड़ा नज़र नहीं आ रहा, इसमें कोई और एसोसिएट्स नज़र नहीं आ रहे। लग यही रहा है कि ये तनहा इसकी पूरी वारदात थी। और इसको अब, पहले तो इसको कहा गया था कि इसको एक असैसिनेशन अटेम्प्ट के तौर पे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अब जो लेटेस्ट है, जो अब से चंद घंटे पहले बात सामने आई है, कि एफबीआई ने डिसाइड किया है कि इसको एक एक्ट ऑफ डोमेस्टिक टेररिज्म के तौर पे इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। अभी इन्वेस्टिगेशन ने फैलना है। अच्छा, अब ये भी, अभी तक ये भी कहा जा रहा है कि ये एक लोन शूटर था। जो साउंड का एनालिसिस है, जो डायरेक्शन पता चलती है, बुलेट की पिक्चर भी आ चुकी है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पर वीडियोज़ बना रहे थे अपनी। उससे यही लगता है कि ये एक लोन सिंगल गनमैन था, जिसने तकरीबन 400 फुट दूर जो बिल्डिंग थी, उसके टॉप से उसने ये निशाना लिया, जिसके ऊपर उसने क्रॉल किया। तकरीबन 3-4 मिनट पहले ही ये उस बिल्डिंग की टॉप के ऊपर चढ़ा था। लेकिन क्या ये वाक़ई अकेला था? क्या ये शूटर अकेला था, या कोई और भी शूटर वहाँ पे मौजूद था जो इनविजिबल है? इसके बारे में आप 100% इसको रूल आउट जो है इस स्टेज के ऊपर नहीं कर सकते। क्वेश्चन इसमें बड़े इंटरेस्टिंग हैं और बड़े अहम क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन ये है कि चूँकि हमारे सामने मैप्स आ चुके हैं, हमारे सामने तस्वीरें आ चुकी हैं, हमारे सामने फुटेज आ चुकी है, मुख्तलिफ डायरेक्शन से ये फुटेज हमारे सामने आई है, डायग्राम्स भी हमारे पास आए हैं, उसके साथ हमारे पास डिस्टेंसेस भी लिखे हुए हैं, तो पूरा जो महलो वकूअ है वो हमारे सामने है। ये थॉमस मैथ्यू क्रुक जब बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है, ये महज 400 साढ़े 400 फुट जो है उस जगह से दूर है जहां प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे। पहला सवाल ये है कि अमेरिका की एक्सपीरियंस सीक्रेट सर्विस जो है, उसने इस बिल्डिंग को कैसे खाली छोड़ दिया, जबकि बाकी बिल्डिंग्स के ऊपर सीक्रेट सर्विस के शार्प शूटर्स और स्नाइपर्स मौजूद थे। इस बिल्डिंग के ऊपर सीक्रेट सर्विस का ना तो स्नाइपर मौजूद था, काउंटर स्नाइपर जिसको कहते हैं,
ना ही इस बिल्डिंग के नीचे कोई सीक्रेट सर्विस के ऐसे एजेंट थे। ये ठीक है कि ये उस इमीडिएट सिक्योरिटी पैरामीटर से ये बिल्डिंग बाहर थी, जिसको बनाया गया कि ये सिक्योरिटी पैरामीटर है। लेकिन ये क्या हुआ कि इस सिक्योरिटी पैरामीटर के बिल्कुल साथ ये बिल्डिंग है, जिसके ऊपर ना तो सीक्रेट सर्विस की प्रेजेंस है उसके आगे पीछे कि वो देखें कि इसके ऊपर कोई चढ़ तो नहीं रहा, बिकॉज ये एक पोटेंशियल जगह थी जहाँ एक शूटर चढ़ सकता था। अमेरिका में ये पहला प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तो नहीं है। अमेरिका में प्रेसिडेंट्स को अब्राहम लिंकन से आज तक बहुत से प्रेसिडेंट्स को टारगेट भी किया गया है। बहुत से प्रेसिडेंट जो है हलाक हो गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट्स को टारगेट किया गया है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को टारगेट किया गया है। तो ये बिल्डिंग तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये बिल्डिंग किस तरह से सीक्रेट सर्विस जो है उसके पेरीमीटर से बाहर हो गई, ये एटीएफ के पेरीमीटर से बाहर हो गई। एफबीआई का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा कि एफबीआई का क्या इंपॉर्टेंस रोल थी, क्या डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को प्रोटेक्ट करने के लिए फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी लगाई ही नहीं गई थी। ये बातें बड़ी अजीब व गरीब हैं और इनको जहन जो है वो मानता नहीं है। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि थॉमस जो है, जो थॉमस क्रुकर है, ये थॉमस क्रुक जो है, थॉमस मैथ्यू क्रुक जो है, उसने क्या खुद तन तनहा ज़ाती तौर पे ये सारी रिसर्च की हुई थी कि 13 तारीख को यहाँ पर रिपब्लिकन रैली होगी, इस जगह के ऊपर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है इस जगह से खिताब करेंगे, ये उनकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी, इसके गिर्द यही बिल्डिंग होगी, ये बिल्डिंग खाली होगी, यहाँ से मैं ऊपर चढ़ सकूंगा। अगर उसने तन तनहा भी की थी तो उसका मतलब है उसने चंद दिन पहले यहाँ पर आकर रिसर्च की, फिर उसको पता चला इस सारी इन्फॉर्मेशन का, और फिर उसने इसकी ज़ाहिर है जगह तो एडवर्टाइज थी, उसने फिर इस जगह पे आके इसकी एक रैकी भी की। क्या ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बताया जाता है कि वो एक नर्सिंग क्लिनिक जो है बड़ा एक्सपेंसिव किस्म का, उसमें एक नर्सिंग एड है जो बेसिकली डाइटरी इंस्ट्रक्शन या एडवाइस जो है वो लोगों को प्रोवाइड करता है। और उस जगह पे जो लोग उसके साथ काम करते हैं, उसके स्कूल के जो कोलीग्स हैं, उसने हाई स्कूल किया हुआ था खाली 2022 में उसने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया, उसको बिल्कुल नॉर्मल शख्स बताया जाता है जिसमें किसी भी किस्म की कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं थी। इनफैक्ट उसके स्कूल के ग्रेड्स बड़े अच्छे थे। मैथ्स में उसको एक $500 का इनाम या स्कॉलरशिप भी मिला अपने हाई स्कूल में। उसको बड़ी रिस्पेक्ट से देखा गया। उसके कुलीग्स का ख्याल है कि ये बहुत इंटेलिजेंट था, राइट ऑफ द सेंटर किस्म की पॉलिटिकल डिबेट में हिस्सा लेता था। एक बड़ा स्लिम स्मार्ट वाइट नौजवान था, ग्लासेस लगाता था, पढ़ा लिखा था, पढ़े लिखे घर से था, और लंबे लंबे उसके बाल थे। कोई भी चीज़ उसकी जो है ऐसी नहीं थी कि वो किसी के नोटिस में आता। तो फिर ये तन तनहा ये सोचता रहा, इसने किसी से डिस्कस नहीं किया, इसको कोई एड नहीं थी, इसने अकेले तन तनहा रिसर्च की, बाप की इसने बंदूक हासिल कर ली, डोनाल्ड ट्रंप को ये मारने चला गया, और ये सारा का सारा प्लान सिर्फ इसके अपने जहन के अंदर था। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने की इस वक्त फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो कोशिश कर रही है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अम, अच्छा, अब इसमें रशियन जो सारी दुनिया की पोजीशंस आई हैं, इसमें चीन की पोजीशन आई है, यूरोप की पोजीशन आई है, इसमें जो रशियन पोजीशन है, ये पोजीशन मैंने बहुत से लोगों की लिखी है, लेकिन मैं वक्त देख रहा हूँ 8 मिनट हो गए, मैं अभी पाकिस्तान की तरफ भी आना चाहता हूँ। रशियन पोजीशन जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। डिमिट्री पेस्कोव और मारिया ज़खारोवा उनके दो मेन स्पोक्स पर्सन हैं। डिमिट्री पेस्कोव ने से सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा हम ये तो नहीं समझते कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कराया होगा, ताहम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका के अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा की है डोनाल्ड ट्रंप से शदीद नफरत की। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो इल्ज़ामात लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी जमहूरियत और सिस्टम का एक दुश्मन करार दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इसी हवाले से केसेस जो हैं बनाए गए, कई ज़्यादा केसेस बनाए गए, पता नहीं कितनी इंडाइटमेंट्स हुई, कितनी दफ़ा उसको कांग्रेस के ज़रिए निकालने की कोशिश की गई, अभी जो केसेस किए गए। तो एक ऐसी एटमॉस्फेयर बनी है, उस टॉक्सिक एटमॉस्फेयर के अंदर ये नौजवान जो है उसने डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की। मारिया ज़खारोवा ने स्टेटमेंट इशू की है, इन राइटिंग भी इशू की है, लिखा भी है। उसने अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को कहा है कि लगता तो ये है कि अमेरिका की जो पुलिसिंग है वो अंडर फंडेड है, अमेरिका की पुलिस ठीक नहीं है, और उसकी वजह यह है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स जो हैं वो यूक्रेन की जंग में जा रहे हैं। पॉइंट है ये कि यूक्रेन की जंग में जा रहे हैं, यहीं से आपको बहुत से सवालात के जवाब भी आपको मिलने लग जाते हैं। ट्रंप ने अपनी जो पहली और लास्ट अभी तक जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई बाइडेन के साथ जून में ही मेरा ख्याल है, उसमें ट्रंप ने कहा कि जब सवाल पूछा गया उससे यूक्रेन की जंग का, तो उसने कहा कि मैं आके नहीं ख़त्म करूंगा, मैं ऑफिस में आने से पहले, यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसने, नए प्रेसिडेंट ने आके 20 जनवरी 2025 में वाइट हाउस में आना है। उसने कहा मैं आने से पहले ही मैं मुलाकात करवाऊंगा बाइडेन प्यूटन की,
और ज़ेलेंस्की की, और मैं ये जंग जो है इसे ख़त्म करा दूँगा। और डोनाल्ड ट्रम्प जो कोई चीज़ कहता है फिर वो करके दिखाता है। उस पे रशियंस ने जवाब भी दिया। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि हम इसको सीरियसली, इसको एक सीरियस चीज़ हम समझते हैं, हम इसको सीरियसली देखते हैं, क्योंकि अभी हमारे सामने कोई प्रपोज़ल नहीं आया, बट वी लुक फॉरवर्ड टू वर्क ऑन इट। ठीक, तो अब आप देखें कि ये एक ऐसी जंग है जिसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हैं, और इस जंग के पीछे खड़ा है अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इज़ नॉट नेसेसरली जस्ट मिलिट्री। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर वो इंतहाई ताकतवर फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं, जिनके इसमें बहुत बड़ा स्टेक है इस जंग के अंदर। इसको एक, तो आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट और जो अमेरिका की लिबरल इंटेलिजेंसिया है, उसके अलावा अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो डोनाल्ड ट्रंप को अपने एक दुश्मन की हैसियत से देखता है। ये वही मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जिसके बारे में अमेरिका की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ लिखा भी गया है, और अमेरिका के एक बड़े पॉपुलर सदर थे जो खुद सुप्रीम कमांडर थे, जनरल आइजनहावर, जो बाद में प्रेसिडेंट बने 1950s में, उन्होंने इस हवाले से बहुत कुछ कहा है कि अमेरिका में जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो अमेरिका को एक असल जमहूरियत जो है वो नहीं बनने देता। एक तरफ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, दूसरी तरफ ज़ायनिस्ट लॉबी है, लेकिन यहाँ ज़ायनिस्ट लॉबी का कोई लेना देना इतना नज़र आता नहीं है। यहाँ पर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड लिबरल एस्टैब्लिशमेंट जो है, ये लिबरल इंटेलिजेंसिया जो है, उसके एक असरात या फुटप्रिंट आपको यहाँ पे नज़र आता है। अब इस वक्त फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एफबीआई, एटीएफ और जो पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं और प्रोसिक्यूशंस के बहुत से इदारे जो हैं, वो मैथ्यू ब्रुक्स है, जो कातिल है, थॉमस क्रुक्स है, उसके फ़ोन को खोल के देखना चाह रहे हैं कि उसके किस किस के साथ जो है वो कांटेक्ट हुए। अब इसकी इम्प्लीकेशंस के ऊपर हम आ जाते हैं कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी। पहला तो अल्लाह का शुक्र अदा करें तमाम पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, अरब, मिडल ईस्टर्न लोग जो अमेरिका के अंदर हैं, कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी हत्या यहाँ पे नहीं होगी और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ मारा नहीं गया और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे ज़िंदा बच गए। ये शुक्रिया हमें अल्लाह का इसलिए अदा करना चाहिए कि और ये भी शुक्र अल्लाह का अदा करें कि ये जो अटैकर है थॉमस मैथ्यू क्रुक्स जो है, ये एक पूरा का पूरा सफ़ेद फॉर्म है। बाप इसका सफ़ेद है, माँ सफ़ेद है, ये कोई काला नहीं है, ये सफ़ेद, ये काला यानी ब्लैक एफ्रो अमेरिकन नहीं है, ये इसे कहते हैं कोई मिडिल ईस्टर्न ओरिजिन के इमिग्रेंट नहीं है, ये कोई लैटिनो नहीं है, ये कोई मुसलमान नहीं है, ये कहीं का भी नहीं है, ये पूरा का पूरा हर तरह से ऑल अमेरिकन यूथ है। वरना यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफ़ान जो है वो खड़ा हो जाना चाहिए था। जहन में रखिए कि जो नफ़रत होती है ना, मोहब्बत भी पागल होती है, लेकिन मोहब्बत में फिर भी कोई लॉजिक होती होगी। नफ़रत की कोई लॉजिक नहीं होती। नफ़रत एक आग होती है जो हर तरफ फैलती है। अगर अमेरिका में जो पॉलिटिकल सिस्टम की एप्पल कार्ट है, जो मैंने अपने कई वीलॉग्स में, खास करके इंग्लिश की साइट पे, जहाँ मैंने सिविल वॉर के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उस फिल्म के ऊपर मैंने इसकी तरफ निशानदेही की है कि अमेरिका की पॉलिटिक्स इस वक्त शदीद इंतहा दर्जे की पोलराइजेशन की शिकार है। और इसमें अगर ये एप्पल कार्ट है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ होगी कि एप्पल कार्ट डिस्टर्ब हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा जो नफ़रत पैदा होगी वो कलर्ड लोगों के ख़िलाफ़ होगी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ होगी, इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ होगी। वो तमाम लोग जो नॉन वाइट समझे जाते हैं, और अभी भी 65 to 70% पॉपुलेशन तो वाइट ही है, तो उनके ख़िलाफ़ एक मलबा उठेगा, उनका उससे कोई लेना देना हो या ना हो। इसलिए अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि चीज़ें उस डायरेक्शन में जो हैं वो नहीं गई। अब आए कि इस चीज़ के ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंशियल कैंपेन पे इसका क्या असर होगा। देखिए, पहले भी 50-60% जो चांस यही था, गो कि उसको बहुत से पोलस्टर्स के ज़रिए साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि नेक टू नेक किस्म की फ़ाइट हो रही है और चंद पॉइंट्स का फ़र्क है। लेकिन हकीकत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के ये इलेक्शन जीतने के बड़े कवी और स्ट्रॉन्ग चांसेस थे, और प्रेसिडेंट बाइडन और डेमोक्रेट्स के कदम जो हैं वो लड़खड़ा चुके थे। लेकिन अब इस हमले के बाद जो चीज़ पहले जिसके चांसेस थे, अब ये एक डन डील है कि नवंबर 5 तारीख के बाद डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के सदर होंगे। ये चीज़ अब एक डन डील है। तो अब आप एक डोनाल्ड ट्रंप को जब देखेंगे रिपब्लिकन कन्वेंशन में 15 जुलाई को, तो आप अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट को देख रहे हैं। और ये चीज़ अब सिस्टम ने एब्जॉर्ब कर ली है। ये चीज़ अब एफबीआई ने एब्जॉर्ब कर ली है, सीक्रेट सर्विस ने एब्जॉर्ब कर ली है, ये लीगल सिस्टम ने एब्जॉर्ब कर ली है, ये पॉलिटिकल सिस्टम ने एब्जॉर्ब कर ली है, ये इतनी भी एग्जेक्टिव मशीनरी है स्टेट्स की, फेडरल लेवल की, उसने एब्जॉर्ब कर लिया है कि जिस बंदे के केस को अब हमने इन्वेस्टिगेट करना है, ये अमेरिका का नेक्स्ट प्रेसिडेंट है। ये बड़ी अनयूजुअल किस्म की एक सिचुएशन जो है वो डेवलप कर गई। प्रेसिडेंट बाइडन के ऊपर जो डेमोक्रेटिक पार्टी को प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद इल्ज़ाम था, ये एतराज़ था, उनको ऑब्जेक्शन थी, वो ये थी कि प्रेसिडेंट बाइडन जो है उनकी मेंटल प्रेजेंस नहीं है, मेंटल और कॉग्निटिव प्रेजेंस नहीं है, उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो क्विक नहीं है, वो इसे कहते हैं, उसमें एनर्जी लेवल का मसला था, उसका सब ये था। अब आपने देखा कि ट्रंप ने जब उसके ऊपर हमला हुआ, तो ट्रंप का जो माइंड था उसने बहुत क्विकली काम किया। पहले उसने उसको जहाँ पे लगी गोली, उसने उधर से टच किया, फिर उसने उसको देखा, उसको समझ आई कि क्या हुआ, उसके बाद उसने डक किया।
और जब आपने देखा कि उसको पुलिस और एफबीआई सीक्रेट सर्विस वहाँ से उसको निकाल रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो में आवाज़ आती है कि लेट मी टेक माई शूज़, लेट मी टेक माई शूज़, लेट मी फाइंड माई शूज़। तो उसकी मेंटल प्रेजेंस इतनी थी, वहाँ से निकला, उसने पॉलिटिकल मोमेंट भी ग्रैस्प कर लिया कि दिस इज़ अ पॉलिटिकल मोमेंट टू माई एडवांटेज। और वो जो उसका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा का हैट था, उसने वो भी वहाँ पे लहराया, उसने वो भी पकड़ा, उसने अपने जूते भी पकड़े, फिर उसने वहाँ पे फाइट 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 भी कहा, और उसने पूरा एक अपना चेहरा जो है, अब ये उसका जो इमेज है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे के ऊपर खून बह रहा है, फाइट फाइट फाइट, और वो मागा का है कैप, अब ये एक आइकॉनिक इमेज बन गया है। जिस तरह से इमरान खान के ऊपर जब नवंबर 2022 में कातलाना हमला हुआ और वहाँ से एक लड़खड़ाते हुए इमरान खान को जो खून आलूद कपड़ों के साथ वहाँ से निकाला गया, वो आइकॉनिक इमेज था जिसने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को रीडिफाइन किया। अब अमेरिकन पॉलिटिक्स के इस इमेज ने अमेरिकन पॉलिटिक्स को गुज़िश्ता 24 घंटे में रीडिफाइन कर दिया है। जो बचा कुचा भी कुछ बचा था प्रेसिडेंट बाइडेन या डेमोक्रेटिक का, वो फारिग हो गया। ठीक, तो अब आप प्रेसिडेंट यहाँ पे आ गया आपके सामने। अब आप ये देखें कि ट्रंप की प्रेजेंस और माइंड उसके बाद इतनी थी और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इतना था कि उसने सीक्रेट सर्विस का भी शुक्रिया अदा किया, पुलिस का भी शुक्रिया अदा किया। हालांकि असल में उसको सीक्रेट सर्विस को गालियां निकालनी चाहिए थी, बिकॉज ये जो हमला हुआ है ये सीक्रेट सर्विस के, अगर ये सीक्रेट सर्विस की कोलूजन नहीं है उसके अंदर से, तो ये क्लियरली सीक्रेट सर्विस की इंतहा दर्जे की इनकॉम्पिटेंस थी। लेकिन ट्रंप ने उनका शुक्रिया अदा किया, बिकॉज जब आप जीत रहे होते हैं या विनर होते हैं तो उस वक्त आप सुप्रीम कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। उस वक्त आप छोटी छोटी बुग़्ज़ नहीं रखते आप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जहन में रखें कि जब एक सिविलाइजेशन भी और इंडिविजुअल भी वो राइज कर रहा होता है, वो ताकत में होता है, तो उसके अंदर दरगुजर करने की एबिलिटी होती है, उसके अंदर पेशेंस होती है। अब डोनाल्ड ट्रंप वो पेशेंस आपको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने को बाइडेन ने कॉल की, छोटी सी वो कॉल थी, उसकी डिटेल्स हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही पोलाइटली और बड़ी रिस्पेक्टफुली प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ बात की। प्रेसिडेंट बाइडेन के होश उड़े में, मैं दूरा को और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, एक बड़ा इसके लिए और भी लफ्ज़ होता है, लेकिन मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। प्रेसिडेंट बाइडेन के तो होश उड़ गए, डेमोक्रेट्स के होश उड़ गए। तो उसने जब उसको कॉल किया तो ट्रंप ने बहुत ही पोलाइटली और बड़ी इज्जत से और बड़ी रिस्पेक्टफुली उसका शुक्रिया अदा किया। उसकी वजह यह है कि अब ट्रंप को पता है कि अब मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये आदमी बेचारा फारिग हो गया है। साथ ही ऐलान कर दिया गया कि वो प्लान्स बिल्कुल अनचेंज रहेंगे, और अब मिलवॉकी के अंदर रिपब्लिकन कन्वेंशन जो है वो हो रहा है 15 जुलाई को, यानी मंडे के दिन में, जहां वाइस प्रेसिडेंशियल रनिंग मेट का भी ऐलान होना है। इसकी भी चूज़ हो, जो इसको रोक के रखा हुआ था, पहले हो जाना था, लेकिन चूंकि ये मज़े ले रहे थे रिपब्लिकन बाइडन की कैंपेन के बाद, जो उसकी डेमोक्रेटिक पार्टी में जो एक इंतशार था, ये चाहते नहीं थी कि उससे तवज्जो हटे, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट का ऐलान नहीं किया गया था। तो अब एक्सपेक्टेड है कि वाइस प्रेसिडेंट का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी एक इत्तेहाद शो करने की कोशिश कर रही है। निकी हेली, जिन्होंने पहले यहाँ पे मिलवॉकी में कन्वेंशन में बोलना नहीं था, अब उनको भी कहा गया है वो भी 3-4 मिनट वहाँ पर बोलेंगी, तो एक इत्तेहाद वहाँ पे शो किया जा रहा है। अच्छा, अब हम आ जाएं, इधर से छलांग लगाते हैं, हम पाकिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तान में भी इसे कहते हैं, दो बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं जिन्होंने बड़े गम गुस्से का इजहार कर दिया है। उसमें से एक सदर जरदारी हैं और दूसरे आपके प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं। और कहा है, उन्होंने जुमला वही बोला है जो अमेरिका में सब लोग बोल रहे हैं। इन्हें ओरिजिनल थिंकिंग की तो खैर कोई पाकिस्तान में कभी थी भी नहीं ओरिजिनल थिंकिंग, और इन लोगों में तो बिल्कुल ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी वो पूरे अमेरिका में जो जुमला दोहराया जा रहा है, वही सदर जरदारी ने भी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी दोहराया है कि पॉलिटिक्स में वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। धुर फिटे मुंह, शर्म नहीं आती आपको? आप जितनी वायलेंस कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो तो पाकिस्तान की 77 बरस की तारीख में कभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इतना तशद्दुद, इतनी वायलेंस नहीं देखी गई। और अगर आपको कुछ शर्म आए तो मुझे, शहीद अरशद शरीफ के तो कत्ल की भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, और ख़ुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, जिसका तमाम तर इल्ज़ाम आप लोगों के ऊपर है, जर्नैलों के ऊपर है। उस वक्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, शरीफ खानदान का असर रसूख और ये सारा कुछ, तो उसका तो आपने कुछ किया नहीं है, और इधर आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है और आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। बहरहाल, इनको तो मारें गोली। अभी आए इस चीज़ के ऊपर कि ट्रंप ने इमरान खान को जब पसंद किया था, जब इमरान खान ने ट्रंप के एक कमेंट और ट्वीट के बारे में जवाबी ट्वीट किए थे, तो जितने भी लोग इस सिस्टम के इनसाइडर हैं वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चूँकि एक वक्री टाइप का आदमी है, जब उसे इमरान खान ने बोल्डनेस दिखाई, डिफायंस दिखाई, जुर्रत दिखाई, तो ट्रंप फेल इन लव विद इमरान खान टू दी एक्सटेंट, मतलब बहुत, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी, ये मैं जुमला बोल रहा हूँ, ये रिटोरिकल सेंटेंस है, मतलब है कि ट्रंप लाइक्ड खान एज अ मैन जो वक्री टाइप का है। ट्रंप को बड़ा कंटेम्प्ट है साजिशी किस्म के कैरेक्टर से। जिस तरह की शख्सियत शहबाज शरीफ की है, आसिफ अली जरदारी की है, नवाज शरीफ की है, ट्रंप को इस किस्म के लोगों से शदीद खार होती है। ट्रंप के करीब जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, और आपको पता है अमेरिका में एक बड़ी
एक फील्ड पाई जाती है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को स्टडी करने की फील्ड पाई जाती है, जिसको बिहेवियरल साइंस से जो लोग हैं, तो वो जो स्टडी करते हैं उनके मैंने कमेंट्स देखे हैं। ट्रम्प स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को, सख्त और सीधे लोगों को, झटका स्टाइल लोगों को, जो सीधी सीधी बात करते हैं, उसको लगता है ऑनेस्ट हैं, सच बोल रहे हैं, खा उनका सच उसके सच के मनाफी चल रहा हो, जो टक्कर के लोग होते हैं, वो ट्रम्प को पसंद है। ट्रम्प को ये शहबाज शरीफ की तरह, आसिफ अली जरदारी की तरह, नवाज शरीफ की तरह के मीसने, जिसको कहते हैं ना उर्दू में मी, ये जो मीसने किस्म के कैरेक्टर्स हैं, ट्रम्प को इस किस्म के कैरेक्टर से शदीद नफरत है। तो ट्रम्प की जो पहले एक थोड़ी सी सिंपथी थी इमरान खान के लिए, जिसमें आप एक्सपेक्ट करते थे कि जब ट्रम्प की प्रेसिडेंसी आएगी तो जो टॉक्सिसिटी थी बाइडन टीम की इमरान खान के लिए, उसमें कमी आ जाएगी, और आनी थी उसमें कमी। अब एक नई चीज़ हो गई है, अब ये वो ट्रम्प है जिसके ऊपर इमरान खान ही की तरह कातलाना हमला हुआ है, और इमरान खान ही की तरह वो वहाँ से लड़खड़ाता हुआ खून आलूद तरीके से वहाँ निकला है। वो उतनी बुरी तरह से इंजर नहीं हुआ जितना इमरान खान है, लेकिन ट्रम्प के माइंड में अब उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है इमरान खान के साथ। मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, बड़ा लीडर, मुझे मारने की कोशिश की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने, रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट ने। ट्रम्प इज़ नॉट गोइंग टू बाय दिस थिंग कि 20 साल का थॉमस मैथ्यू जो है, इसे कहते हैं थॉमस मैथ्यू, क्या नाम है इसका, थॉमस मैथ्यू, मैं इसका नाम ही मेरे जहन से निकल गया, थॉमस मैथ्यू, उसका सर ने मेरे नाम से निकल गया, लेट मी फाइंड आउट हिज नेम। थॉमस, ये देखिए क्या हालात है मेरे, बट थॉमस मैथ्यू जो है, कि थॉमस मैथ्यू 20 साल का जो है वो सिंगल हैंडेडली प्लान कर रहा था। ट्रम्प इज नॉट गोइंग टू बाय दिस थिंग। ट्रम्प इज वेरी क्लियर कि अगर, अच्छा, इवन अगर थॉमस मैथ्यू ही था बेचारा, इन द एंड लेट्स से कि हकीकत यही है कि थॉमस मैथ्यू ही के जहन में था कि मैंने ट्रम्प को मार के अमेरिका की डेमोक्रेसी को बचाना है, जिस तरह बहुत से कॉलेज स्टूडेंट सोचते हैं, लेकिन ट्रम्प इज नॉट गोइंग टू बिलीव दिस थिंग। ट्रम्प इज गोइंग टू बिलीव दिस थिंग कि ये मेरे खिलाफ हमला मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने, अमेरिका की कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने, जो वॉर लॉबी है, जो डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है। नाउ ही सीज इमरान खान एज अ सिमिलर विक्टिम ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, या पाकिस्तानी मिलिट्री एंड पाकिस्तानी फौज का विक्टिम के तौर पे इस पॉइंट से ट्रम्प ने इमरान खान को देखना है। अब ये अभी अगर बनाई नहीं है पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने, तो उनको फौरी तौर पे बहुत खूबसूरत किस्म की मीम्स और वीडियोस छोटी सी बनानी चाहिए, जिसमें एक तरफ खून आलूद लड़खड़ाता हुआ डोनाल्ड ट्रंप हो, जिसको सीक्रेट सर्विस वाले सहारा देके निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ खून आलूद लड़खड़ाता हुआ इमरान खान हो, जिसको कंटेनर से लोग सहारा दे के नीचे निकाल रहे हैं। ये खूबसूरत सी बनाएं और ये फैला दें, और उसका इंग्लिश में लिखें, उसमें तारीख लिखें, उसमें लिखें 13 जुलाई 2024, 2 नवंबर 2022। बाकी कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का माइंड जिस तरह से काम करता है, उसमें स्पेस और आइडेंटिफिकेशन पैदा हो गई है, जो बिल्कुल नेचुरल है और है भी कुदरती। दिस इज़ प्रिसाइजली व्हाट हैज़ हैपेंड। अच्छा, अब इसमें देखें कि पाकिस्तान के जो जनरल साहिबान हैं, जो 2.5 जनरल हैं हमारे, इनकी सारी की सारी जो सिफारिश है और इनकी अप्रोच है, वो 2-3 हलकों से आती है वाशिंगटन के अंदर। सबसे बड़ा इनका सिफारशी है सेंटकॉम, दूसरा इनका सिफारशी है CIA, तीसरा इनकी आजकल एक बड़ी अनलाइकली सिफारशी है, और वो सिफारशी है हिंदुस्तानी थिंक टैंक कम्युनिटी और इंडियन इन्फ्लुएंस। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है, बात तो रुसवाई की है पर बात सच है, क्या कहते हैं, बात तो सच है पर बात है रुसवाई की। वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों है। अब जो नई प्रेसिडेंसी आ रही है, उसमें CIA का तो कैरेक्टर चेंज हो जाना है, बिकॉज उसकी सारी टॉप लीडरशिप जो है वो चेंज हो जाएगी, कब उसका डायरेक्टर चेंज हो जाएगा। सेंटकॉम एक परमानेंट प्रेजेंस है, लेकिन जो हालात बदल रहे हैं अमेरिका के, उसमें सेंटकॉम की पाकिस्तानी फ़ौज की सिफारिश करने की एबिलिटी में खासी तेज़ी से कमी आएगी ट्रम्प प्रेसिडेंसी के अंदर, और हेड सारे चेंज हो जाएंगे। CIA का डायरेक्टर चेंज हो जाएगा, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की पूरी टीम ऊपर की चेंज हो जाएगी, सेक्रेटरी चेंज होगा, एडिशनल सेक्रेटरी, सेकंड एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट्स जो भी हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। NSA नया आ जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, सेक्रेटरी डिफेंस चेंज हो जाएगा, एम्बेसडर टू UN और पूरी टीम चेंज हो जाएगी। तो जो स्पेस मिली हुई थी शरीफ ख़ानदान को और पाकिस्तान के जनरल साहिबान को, उसमें बड़ी तेज़ी से श्रिंकेज आनी है बिटवीन नाउ एंड देन, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से समझे प्रेसिडेंट ऐलान हो गया उसका, आगे अब कोई चांस बहुत कम है कुछ और हो सकने का। अच्छा, अब इंडियन जो लॉबी है उसका जो इन्फ्लुएंस है उसको देखना बड़ा ज़रूरी है, और इसको बेखल समझा नहीं गया ठीक तरह से। मेरे पास बड़ी सॉलिड इसकी इन्फॉर्मेशन है कई सोर्सेज से कि गुज़िश्ता 2-2.5 बरस से जो हिंदुस्तानी काम करते हैं थिंक टैंक्स के अंदर, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर जो व्यू प्रेजेंट किया है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को और अमेरिकन थिंक टैंक्स को, वो ये है कि इमरान खान बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल है साउथ एशिया के लिए, उसके होते हुए यहाँ पर पीस नहीं हो सकता साउथ एशिया में, इंडिया पाकिस्तान, और नवाज शरीफ ऑन द अदर हैंड एक पीस मेकर है। अब पाकिस्तानी कम्युनिटी को चाहिए,
اور پی ٹی آئی کو چاہیے، خاص کر کے پاکستانی امریکن پڑھی لکھی کمیونٹی کو چاہیے کہ انڈین جو اوپینین میکرز ہیں تھنک ٹینکس کے ساتھ انہیں انگیج کریں، انہیں کلیریفائی کریں کہ پاکستان کے اندر کچھ بھی کر سکنے کی نواز شریف کی ڈیلیور کرنے کی ایبلٹی ختم ہو گئی ہے۔ نواز شریف ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک کیریکٹر ہے جس کو اب کسی اسکول کی کتاب میں تو خیر وہ قابل نہیں ہے اس کو پریزنٹ کرنے کے، لیکن اور کوئی ایسی کتاب شتاب اس کے بارے میں لکھ سکتی ہے، وہ ایک ہسٹری کے فٹ نوٹ کے طور پہ تو آئے گا، آگے اس کا اور اس کے خاندان کا کوئی مستقبل نہیں ہے آگے کی پالیٹکس میں۔ جو بھی ڈیلیوری یہاں پہ ہونی ہے وہ نئے لوگوں نے کرنی ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ عمران خان ہے۔ اچھا، اب یہ ساری سچویشن تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اب میں 2-3 کامنٹس یہاں سے چھلانگ لگا کے اور تھوڑا سا پاکستانی پالیٹکس پہ کامنٹ کر دوں، جہاں آج کے دن میں عمران خان اور بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں نیب کے کیس میں دوبارہ، یہ نیب کا تیسرا توشہ خانے کا کیس ہے جہاں انہیں پھر اریسٹ کر لیا گیا جب ان کو افضل مجوکا نے عدت کے کیس میں ایکوٹ کیا، تو اس کے بعد یہ کیس میں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں پر 8 دن کا فزیکل ریمانڈ حاصل کر لی۔ فزیکل ریمانڈ میں صرف ٹائم بائنگ ہے، فزیکل تو یہاں پہ کیا ریمانڈ ہے ایک آدمی کے، آپ 100 دفعہ فزیکل ریمانڈ لے چکے ہیں۔ وہاں پر عمران خان نے عدالت سے بات کرنے سے انکار کر دیا، وہ بڑے غصے میں تھے کیونکہ وہاں میڈیا نہیں تھا، انہوں نے کہا جب تک میڈیا نہیں ہوگا میں بات نہیں کروں گا، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ پھر فوری طور پہ جج صاحب نے حکم دیا اور میڈیا کو بلایا گیا اور پھر وہاں پہ بات چیت ہوئی جہاں پہ نیب نے یہ فزیکل ریمانڈ لیا۔ وہاں عمران خان نے ایک بڑی پتے کی بات کی، اور یہ بات میرے بھی دل کی بات ہے جو عمران خان نے کی۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے اس جیل میں بیٹھ کے 4 دفعہ قرآن کریم کو ختم کیا ہے، اس کو میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، اور مجھے ایک چیز سمجھ آئی ہے کہ جو لوگ عدالت کی جج کے منصب کے اوپر ہوتے ہیں، جو ایک معاشرے میں جنہوں نے ججمنٹ کرنی ہوتی ہے، ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ اور میں یہ آپ کا رول دیکھ کے جج صاحب بڑا میں مایوس ہوتا ہوں کہ آپ خدا سے نہیں ڈرتے، آپ ایجنسیوں سے ڈرتے ہیں۔ ذرا غور کریں، خدا سے نہیں ڈرتے، آئی ایس آئی سے ڈرتے ہیں۔ یہ پاکستان کے ان جج صاحبان کے حالات ہیں جو کر رہے ہیں، اور میرا بھی ان تمام اے ٹی سی کے جو جج صاحبان جو اس قسم کا کنڈکٹ ہے، یہ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ان سے یہی سوال ہے کہ افضل بجوکا نے بھی اگر ہمت دکھائی ہے تو آپ بھی تو کوئی تھوڑی سی ہمت کر لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علم بغاوت لے کے ہی آپ سڑکوں کے اوپر آ جائیں، میں کہتا ہوں 5%، 10% ہی ہمت کر کے دکھائیں۔ خدا کو آپ نے جان دینی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں آپ، کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ خانہ کعبہ کا کس طرح سے سوچتے ہیں آپ کا عمرہ، آپ کے حج، آپ کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، مسجد میں جانا، اپنے آپ کو مسلمان کہنا، اس کا کوئی یعنی اس کی تو سب میننگ لیس ہو گئی ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں، پریکٹیکل کانڈکٹ آپ کا جو ہے اس حوالے سے۔ دوسری طرف سے لاسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بہت ہی شد و مت سے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کوشش کی جائے گی کہ نہ کرنا پڑے یا نہ کیا جائے ٹیکنیکل بنیادوں پہ، تو تحریک انصاف کے 2 لیڈروں نے، ایک نے پریس کانفرنس کی، ایک نے اسٹیٹمنٹ دی۔ اشارہ میرا ہے جناب بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کی طرف جنہوں نے میرے خیال پریس کانفرنس کی، عمر ایوب نے اسٹیٹمنٹ دی، اور وہ دونوں ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے ریلیف حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ تحریک انصاف کے تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو اٹھایا گیا نہیں، یہ وہ نئے لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، اور جن کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ 15 دن کے اندر اندر تحریک انصاف اپنی ریزرو سیٹس کے لیے نام دے۔ تو وہاں پر تحریک انصاف کے جو ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، جن نے اپنے ایفیڈیوٹ دینے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے اندر ہیں 41، ان کو یا تو گم کیا جا رہا ہے، ڈیٹین کیا جا رہا ہے، یا ان کے گھر والوں کو اٹھا لیا گیا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے، کسی کے بھائی کو اٹھا رہے ہیں، کسی کے بیٹے کو اٹھا رہے ہیں، اور ایک کا تو انہوں نے نام بھی بتایا وہاں پہ عمر ایوب نے کہ کیسے ان کو ایک کے 16 سال کے بیٹے کو اس کی ماں کے سامنے زد و کوب کیا ہے پولیس نے یا کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی نے۔ تو یہ وہاں کے اس وقت حالات ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے وہ جو اتنی بڑی موو ہے جو اس وقت ہو رہی ہے، جو سپریم کورٹ نے کی ہے، اس کا راستہ جو ہے وہ رک جائے گا۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔